नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे 6th क्लास की एनसीईआरटी साइंस। जो आप सभी को पता है, एनसीईआरटी का रोल हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम ये कर रहे थे फोर्थ चैप्टर हमने यहाँ तक कर लिया था। विलय और अविलय के बारे में हमने देख लिया था। ठीक है, जो चीज़ें हमारे पास पानी के अंदर घुल जाती है उन्हें हम बोलते हैं विलय, और जो चीज़ें हमारे पास पानी में नहीं घुलती उनको हम बोलते हैं अविलय। ठीक है, इसमें विलय के अंदर आपको मैंने एग्जाम्पल बताया था। एक तो बताया था नमक। ठीक है, नमक पानी के अंदर अच्छी तरह से घुल जाता है। और क्या है, मान लीजिए चीनी हम घोलते हैं तो चीनी भी घुल जाती है। और अविलय के अंदर मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल होगा, जैसे मिट्टी है, मिट्टी पानी के अंदर नहीं घुलती। ठीक है, लकड़ी का जो बुरादा होगा वो भी पानी के अंदर नहीं घुलेगा। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल रहेंगे अविलय के। आगे हमारे पास क्रियाकलाप 5 है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्रियाकलाप 5 में क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। ठीक है, इनको इकट्ठा करना है आपको सभी को। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए। ठीक है, कोई सा भी द्रव हम मिला सकते हैं। सिरका मिला सकते हैं, नींबू का रस मिला सकते हैं, सरसों का तेल मिला सकते हैं, और भली भांति विलोड़ित कीजिए, मतलब इसको हिलाइए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। ठीक है, ये आपको देखना है, जो भी इसके अंदर हमने मिलाया है द्रव, क्या वो पानी के साथ मिश्रित हो रहा है। 4.5 हमारे पास ये चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग द्रव हमने मिला रखे हैं। जिसमें अधिक द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अन्य परीक्षणों को सारणी 4.4 में लिखिए। ठीक है, सारणी 4.4 है हमारे पास ये वाली। इसके अंदर हमें लिखना होगा कौन सा पानी के साथ मिल रहा है, कौन सा नहीं घुल रहा है। ठीक है, यह हम देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते, कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या, मान लीजिए हमने पानी के अंदर तेल डाल दिया है। ठीक है, सरसों का तेल डाला है, तो कुछ देर बाद क्या होगा, सरसों की तेल एक की एक ऊपर पानी के ऊपर परत बन जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। कुछ गैसें जल में विलय है जबकि अन्य नहीं है। ठीक है, कुछ गैसें जल में विलय होती है, कुछ नहीं होती। साधारणतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस, जल में विलीन हमारी ऑक्सीजन गैस जल के अंदर विलीन है। जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों को उत्तरजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो आपको पता होना चाहिए, जल के अंदर जो हमारे पास ऑक्सीजन गैस होती है वो जल के अंदर विलय होती है। इसीलिए क्या, हमारे पास जल के अंदर जितने भी जंतु हैं, जीव जंतु हैं, उनके लिए उत्तरजीविका होती है, ये जो गैस होती है वो। ठीक है, वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो वस्तुएं हैं जल के अंदर तैर भी सकती है, कुछ वस्तुएं जल के अंदर डूब भी सकती है। इनके बारे में चर्चा करते हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान किया होगा कि जल में अविलय ठोस जल के से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में आपने देखा कि कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इसमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते, वे जल के पृष्ठ पर, जो जल है हमारे पास उसके ऊपर, जैसे कि यहाँ पर आपको वस्तु दिखाई दे रही है, कुछ नीचे गई है। ठीक है, कुछ यहाँ पर ऊपर तैर रही है। इनके बारे में चर्चा करते हैं, आकर तैरने लगते हैं। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुँच गए थे, क्या यह सही नहीं था? सही नहीं है। हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंद जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, तब इसका क्या होता है ये भी आप चेक कर सकते हो। शहद की कुछ बूंद आपको डालनी है पानी के अंदर, तो वो आप एग्जाम्पल घर के अंदर अपने लाइव एग्जाम्पल देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास शहद की कुछ बूंदें गिलास के जल में डालते हैं। इसका इन सब का क्या होता है, बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। जो जल में तैर सकते हैं और जो जल में डूब सकते हैं उनके आप उदाहरण दे सकते हो। ठीक है, जल अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं तथा डूब जाते हैं। इन्हें देखने के लिए आप किसी प्रकार परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो हमें पारदर्शिता का देखना होगा। अब पारदर्शिता क्या होती है?
आपके लुका छिपी का खेल खेला होगा, ठीक है, ये तो बचपन में सभी ने खेला होगा लुका छिपी का खेल। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहते ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें, ठीक है। आपने इन सारे स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपको पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं पारदर्शी, ठीक है। पारदर्शी चीज़ क्या होती है? पदार्थ या सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, उनके आर पार हम देख सकते हैं, उन्हें बोलते हैं पारदर्शी, ठीक है। कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करता है क्योंकि वो लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमारे बुजों ने अलग अलग प्रकार के ये कांच ले रखे हैं। इसके अंदर क्या है, इसको आर पार नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर धुंधला दिखाई दे रहा है। इसके अंदर क्या है, इसे साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? सबसे पहले क्या है, मुखावरण अपारदर्शी, ठीक है, ये अपारदर्शी है। दूसरा हमारा क्या है, पारदर्शी है। तीसरा है पारभासी, ठीक है, जिसे हम आर पार पूरा देख सकते हैं। इसके अंदर क्या है, ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं, तभी क्या है, दुकानदार इनको अपने कांच के अंदर रखता है। इसके विपरीत कुछ ऐसा पदार्थ भी है जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, उन्हें बोलते हैं अपारदर्शी, ठीक है। काफ़ी ईजी है आपके लिए। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातु अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी के समूह में समूहित कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया कौन सी हमारे पास पारदर्शी वस्तु है, कौन सी अपारदर्शी वस्तु है, उनको आप अच्छी तरह से इकट्ठा कर सकते हो। क्रियाकलाप 6 दे रखा है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। कागज को एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए, ठीक है। कोई हमारे पास बल्ब है, उसकी जो प्रदीप्त है उसको देखना होगा। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज़ की शीट के बीच 2-3 हमें क्या करने होंगे, 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज़ के उस भाग में जहाँ तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। जो बल्ब हमारा जल रहा है उसको ध्यान से देखना होगा। अब आप क्या देखते हैं कि क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। परंतु क्या आप इस चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं, कभी भी आप इसको अच्छी तरह से आप पारदर्शी नहीं बना सकते। इसके अंदर क्या दे रखा है, ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हो परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हम पारभासी, ठीक है। ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। तो हमने 3 पॉइंट क्लियर किए हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और एक है पारभासी, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई होगी। कागज़ पर लगे उस तेलीय डब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थ का वसा के लिए परीक्षण करने के लिए किया था, वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं, ठीक है। अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूह में बांट भी सकते हैं। आगे क्या दे रखा है हमें, पहली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करते ही हथेली की दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि आपकी हथेली का अपारदर्शी है, कि आपकी हथेली अपारदर्शी है, यह जानना चाहती है। जो पहली है वो पारदर्शी है अथवा पारभासी है, मतलब धुंधली दिखाई देती है, जो भी चीज़ दिखाई देगी हमें। आगे क्या है हमारे पास, हमने यह सीख लिया कि पदार्थ की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग से भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं, ये भी हमने जान लिया। अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी हो सकते हैं, ये भी हमने जाना है वस्तु के बारे में। पदार्थों का समूहन उनके गुणों
में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। ये बात हमने पता की है। हमें पदार्थों के समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई कर्मचारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकानों में एक कोने में रखता है, तभी साबुन को एक अन्य स्थानों पर, जबकि अनाज दाल भंडारण का किसी अन्य स्थानों पर रखता है, क्योंकि उसको आसानी से पता चल जाएगी कि कहाँ पर उसका सामान पड़ा है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षा में करेंगे। तो 6th क्लास तक यहीं तक आपको पढ़ना होगा। तो ये जो हमारा पास चैप्टर नंबर 4 था वो हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अच्छी तरह से हमने इसको सीखा है, जाना है इस चैप्टर के बारे में। इसी तरह से क्या हम पूरी NCERT जो होगी 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने तमाम दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। NCERT जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट होता है NCERT। ठीक है, कोई भी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है NCERT का। ठीक है, पूरा सिलेबस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और हम इंटरेस्टिंग वे से आपको पढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ कल। धन्यवाद दोस्तों।